हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। अपनी पिछली वीडियो में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए हमने 1857 रिवॉल्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज का पार्ट दोस्तों उसके आगे का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी उसको पढ़ने जाएंगे। लेकिन ऐसे बोला जाए तो फिर पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन पहले इसका नाम था और इसकी ऐसे स्थापना 1884 में एओ ह्यूम द्वारा हो चुकी थी। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो आइए हम आज की वीडियो पर मूव करते हैं। और आज का पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है हमने ये डिफरेंट कर लिए थे हमने सारे ये 1857 रेवोल्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आज का पार्ट हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। देखिए कैसे आपको ये समझना पड़ेगा। क्या हुआ था दोस्तों, आपने पढ़ लिया कि 1857 तक, अगर आप मैं पीछे वाली पूरे सेशन की बात करूं, 1857 से लेकर अगले जो 2-3 साल तक जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि अंग्रेज़ों की उस टाइम अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो चुके थे हमारे देश पर। तो फिर उनको हराना इतने छोटे एक रिवॉल्ट से उनको हराना काफ़ी मुश्किल था दोस्तों। तो काफ़ी बैटल्स हुई इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिन जिन लोगों ने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था अपनी तरफ से उनका क्या हुआ, उन ये सब हमने पढ़ लिया था। आज का पार्ट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए है और हम आज के पार्ट में 1884 से आगे की कहानी पढ़ेंगे। कब तक? गांधीयन एरा, यानी कि 1917 तक हम पढ़ेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा गांधीयन एरा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको कि जो 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने करी थी। और 1885 में इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम पर दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के दौरान, तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अब क्या हुआ कि अपनी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो पुणे में होने वाली थी दिसंबर के टाइम पर। दिसंबर 1885 में जब इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो पुणे में होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, उस वक्त भी दोस्तों एक आउटब्रेक आया था कॉलरा का पुणे में। तो फिर ये मीटिंग पुणे से कैंसिल कर दी गई और इस मीटिंग को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। द फर्स्ट 2 decades ऑफ आईएनसी आर डिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री एज दोज ऑफ मॉडरेट डिमांड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आईएनसी थी ये 2 दल में विभाजित हो जाते हैं बाद में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हिंदी में बोल सकते हो आप नरम दल और गरम दल। अब होता क्या था दोस्तों, पहले 2 डेकेड्स के लिए यानी कि पहले 20 सालों तक आईएनसी में जो जिन लोगों की बात सुनी आती थी वो सिर्फ एक ही दल की यानी कि नरम दल मॉडरेट्स की ही डिमांड जो है वो सुनी जाती थी। अब इससे क्या होने लगा, इससे एक चीज़, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो उनको थोड़ा गुस्सा आने लगा मॉडरेट्स पर। वो बोलने लगे कि हम आप हमारी बात नहीं सुनते हो, सिर्फ आपके कहने पर ये सब कुछ चलता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने। क्यों? क्योंकि मॉडरेट जो लोग थे वो इतने एग्रेसिव नहीं थे। पहली बात, वो इतने एग्रेसिव, वो नरम दल थे, जैसे उनका नाम था नरम दल। तो नरम दल होने के कारण दोस्तों इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं वो। और उन पर क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि जो ब्रिटिश लोग होंगे वो इनको आसानी से दबा देंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट की भी बात भी सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 2 डेकेड सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स की ही बात सुनी गई। अब ये चीज़ क्या हुआ दोस्तों, इसके कारण क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास हुआ, जिसमें क्या बताया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ, जिसने अलो कर दिया कि कुछ मेंबर्स जो हैं, कुछ मेंबर्स इंडियंस के द्वारा भी इनडायरेक्टली चूज़ किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट कि दिस रिजल्टेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892। देखिए हुआ क्या था दोस्तों कि मॉडरेट्स की बात सुनी आती थी, मॉडरेट्स की ही बात सुनी आती थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो सोचते थे कि मॉडरेट्स को अंग्रेज़ आसानी से दबा देंगे क्योंकि वो इतने एग्रेसिव नहीं होते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे।
तो इसी के कारण इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास हुआ, जिसने अलो कर दिया कि कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली भी चुने जाएंगे इंडियंस के द्वारा। ओके, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो ये है कि आपको सेशंस याद करने पड़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सेशंस हुए थे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा विद पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन अभी के लिए दोस्तों आपको ये 4 जो इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर से कि फर्स्ट सेशन कब हुआ। फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ओके, तो पहला पॉइंट यही है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे? बॉम्बे। और पूछा जाए कि तब जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुई थी? वो मीटिंग वो हुई थी बॉम्बे में 1885 में। सेकेंड सेशन कब हुआ? 1886 में। कहाँ पर हुआ था ये? कैलकाटा में हुआ था। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी उस वक्त प्रेसिडेंट थे। थर्ड सेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये 1887 में हुआ था, कहाँ पर? मद्रास में। और ये वो सेशन है जब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड फॉर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड सेशन में बदरुद्दीन त्याबजी जी प्रेसिडेंट थे जब थर्ड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब चौथी सेशन, एक तो आपको पता है कि हर साल इनकी मीटिंग हुआ करती थी, और जो चौथा सेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद में, उस वक्त जॉर्ज यूल जो थे ये थे प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये चारों सेशंस आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं, जैसा मैंने ऊपर बोला कि INC 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी, गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों एक टाइप का गुरु माना जाता था। इनको गांधी जी का गुरु माना जाता था। गांधी जी इनको अपने गुरु माना करते थे। और रास बिहारी घोष, ये सब मॉडरेट्स होते थे, वो जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे। वहीं पर एक्सट्रीमिस्ट की दोस्तों बात की जाए, एक्सट्रीमिस्ट आप सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और श्री अरबिंदो घोष। ये सब थे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के अंडर। ओके, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के अंडर ये सब लोग आते थे। अब जो एक्सट्रीमिस्ट में थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट के जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, एक केसरी जो मराठी में था, दूसरा मराठा जो इंग्लिश में था। अब ये किन्होंने लॉन्च किए थे? लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही दोस्तों, अब जब आगे पढ़ेंगे हम, 1960 में होम रूल मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, ये किनका नारा था? ये इन्हीं के द्वारा कहा गया था। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया था। दूसरे आते हैं बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने न्यू इंडिया को, यही फाउंडर थे न्यू इंडिया के, और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी लीड किया था। अब बात की जाए वंदे मातरम के फाउंडर भी यही थे, बिपिन चंद्र पाल। ओके, ये 2 एक्सट्रीमिस्ट थे जिनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ने का ज़रूरी था। अब हम मूव करते हैं मूवमेंट्स पर। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है दोस्तों, 1905 से लेकर 1947 तक जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं, हम उन सब की सबको हम आज डिस्कस करेंगे गांधी एरा का, और कल हमारा ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पार्ट देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 से, अब सब कहानी 1905 से स्टार्ट होती है, और बिल्कुल कहानी वाइज इसको सुनते जाना, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको भी आप नोट कर सकते हो। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, और इसी के साथ उसी टाइम पर भी बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट भी चला था। ओके, तो ये पहला पॉइंट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था अक्टूबर 16, 1905 में। ये भी ब्रिटिश के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब इसमें कौन सी सबसे बड़ी नीति ब्रिटिश के द्वारा यूज़ की गई? वो थी डिवाइड एंड रूल।
अब इन्होंने डिवाइड कैसे किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े किए। ये प्रस्ताव रखा कि बंगाल के 2 टुकड़े करे जाएंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो एक तो आज मतलब जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, और दूसरा ईस्ट बंगाल यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ईस्ट बंगाल को आज बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ईस्ट बंगाल को ही आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इन शॉर्ट ये इनकी नीति थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन करके हम जो है इनकी यूनिटी को तोड़ें। आगे भी इन्होंने बड़ा कुछ किया है, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहला इन्होंने जो डिवाइडेड रूल के अंडर काम किया था वो यही था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने डिवाइडेड रूल के अंडर करा। इसके बाद क्या हुआ, इसके विरोध करने के लिए, अब इसका विरोध किया लोगों ने कि द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल, बंगाल के डिसीजन को जो आपने डिवाइड करने का डिसीजन लिया, इसके विरोध में ही दोस्तों बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था एज एन एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब इसमें क्या, INC टुक अप द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन 1905 में इसी मुद्दे पर जो है, इसी मुद्दे को रखा गया कि जो स्वदेशी कॉल कि हम सिर्फ भारत का जो भारत में बना हुआ सामान है वो ही यूज़ करेंगे, अंग्रेज़ों का सामान हम बाइकआउट करेंगे। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये INC के द्वारा इस पर चार्ज कब लिया गया, ये भी याद रखना आपको, 1905 में बनारस में जब इनकी मीटिंग हुई थी। कौन थे तब इसके प्रेसिडेंट, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, ऑन अगस्त 1905। इसके बाद अब इस जो ये धरना था ये वाला स्वदेशी कॉल यानी कि बाइकआउट, जो बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट, इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए तिलक जी ने ये मूवमेंट पुणे और मुंबई तक इसको, मतलब पुणे और मुंबई में भी इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा ये मैसेज पंजाब और दूसरे जो नॉर्दर्न पार्ट्स थे वहाँ पर पहुँचाया गया। सैयद हैदर रज़ा इन्होंने दिल्ली में इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया, और चिदम्बरम पिल्लाई इन्होंने ये मद्रास में इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया। तो ये सब बंगाल के जो पार्टीशन हुआ था उसी के विरुद्ध में चल रहा था दोस्तों। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1906 में हो जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, 1906 में पूरे एक साल बाद 1906 में, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह एट ढाका। ओके, उस टाइम इसको ढाका बोलते थे, ढाका ही बोलते थे उस टाइम इसको, पर ये DACA ढाका के नाम से जाना था, या डेक्का के नाम से भी जाना जाता था, आज इसको ढाका बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, ये अंग्रेज़ों की बातों में आ चुके थे, तो इन्होंने बोला कि हम स्वदेशी मूवमेंट का विरोध करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट का विरोध इन्होंने मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कैलकाटा सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कैलकाटा सेशन जो 1906 में हुआ था, इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो एक तो उस वक्त किसकी लीडरशिप में ये हुआ, जो सेशन हुआ कैलकाटा में, ये दादा भाई नौरोजी के अंडर हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो स्वराज है ये हर एक हिंदुस्तानी का गोल होना चाहिए। एडॉप्टेड Swaraj as the goal of Indian people and declared that the goal of INC was self-government of Swaraj like that of United Kingdom। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि INC ने अपना गोल एज सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम कब इन्होंने एज ये गोल डिक्लेयर किया था, तो कौन से सेशन में डिक्लेयर किया था, ये कैलकाटा सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ओके, 1906 में ये हुआ था। उसके बाद सूरत स्प्लिट का हुआ दोस्तों। सूरत स्प्लिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, आपको पता है पहले क्या हुआ था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था। इधर आकर INC के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट्स में। एक्सट्रीमिस्ट अगर मैं बोलूँ, जैसा कि आपको पता है लाल बाल पाल द्वारा, उन्हीं के द्वारा वही मेन लीडर्स थे, और मॉडरेट्स में गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा ये लेड किया गया मॉडरेट्स पार्टी यानी कि नरम दल। अब ये INC 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, एक मॉडरेट्स जो अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो उनकी बात नहीं मानते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, ब्रिटिश लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, एक तो जो भी न्यूज़पेपर्स जो एक्सट्रीमिस्ट की बात किया करते थे, इनकी बात किया करते थे, उनको दबाना स्टार्ट किया, और इनके मेन लीडर जो थे बाल गंगाधर तिलक, इनको अरेस्ट कर दिया, इनको जेल में डाल दिया पूरे 6 सालों के लिए।
कौन सी जेल थी ये? मैंडले जेल बर्मा में। ओके, मैंडले जेल बर्मा में इनको पूरे 6 सालों के लिए डाल दिया। और जो इनके दूसरे बाकी लीडर्स थे जैसे कि अरविंदो घोष, इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और वे पौंडीचेरी में चले गए। बिपिन चंद्र पाल की बात करूँ, वो भी पॉलिटिक्स छोड़ के टेम्परेली, एंड लाला लाजपत राय भी ब्रिटेन के लिए चले गए। तो इस तरह से ये पूरी एक्सट्रीमिस्ट की पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने डिवाइड एंड रूल को एक और एडवांस लेवल पर इन्होंने मूव कर दिया। अभी इन्होंने क्या किया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया 1909 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम कौन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया? वो थे लॉर्ड मिंटो। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाया कि जो मुस्लिम्स होंगे दोस्तों, वो मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट दे सकते हैं। तो यही इसकी मॉर्ले मिंटो एक्ट की इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आपसे पूछी जाए तो। इसी रिफॉर्म के अंडर ये बात की गई कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट कर सकते हैं। इसका मेन मकसद यही था, डिवाइड एंड रूल, कि जो मुस्लिम्स होते हैं और हिंदूज़ होते हैं उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट सबका सब अलग होता है, वो कॉमन नहीं होते। तो इन शॉर्ट ये डिवाइड एंड रूल पर ही ये रिफॉर्म आया था 1909 में। इसके बाद हम कहाँ मूव करते हैं? 7 साल बाद 1916 में। 1916 में दोस्तों हमने अभी पीछे पढ़ा कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। किसने लड़ की थी? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे? पुणे में। कब? 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है। इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है ये इन्होंने स्थापना करी बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसके बाद दोस्तों इसको ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। सितंबर 1916 में ये ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट बन गया। और 1920 में यानी कि पूरे 4 साल बाद इसका नाम स्वराज सभा के नाम में बदल दिया गया। ओके, ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी मैंने आपको बता दी कि इंडियन होम रूल मूवमेंट जो शुरुआत हुई, बाल गंगाधर तिलक जी ने इनकी स्थापना करी, होम रूल मूवमेंट की स्थापना करी पुणे में 1916 28 अप्रैल को। उसके बाद सितंबर के टाइम पर ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसको मतलब थोड़ा एडवांस कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट में। और 1920 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था स्वराज सभा में। इसके बाद 1916 में एक और एक्ट आता है, वो आता है लखनऊ पैक्ट, यानी कि कांग्रेस लीग पैक्ट। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस का नाम मेंशन्ड है ना, तो अब इसमें होता क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़, इसी टाइम पर एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स भी मुस्लिमों में जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि उस वक्त दोस्तों आपको पता है ब्रिटेन ने टर्की पर हमला कर दिया था। ब्रिटेन और टर्की में वॉर चल रही थी। तो इसके कारण मुस्लिम्स में भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स जो है आना शुरू हो चुकी थी। अब इस चीज़ से क्या हुआ? एक तो सेम प्लेटफॉर्म मिला। अब तो मुस्लिम समझ चुके थे कि ये उनका साथ देने वाले में से नहीं है, ये वगैरह सब कुछ। तो कांग्रेस और मुस्लिम्स को सबको एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इसमें हुई। साथ ही साथ कांग्रेस पैक्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में जो कांग्रेस के 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, उनकी भी यूनिटी इसमें देखने को मिली। तो इन शॉर्ट ये जो लखनऊ पैक्ट था, इसी में ही यूनिटी का आपको सबसे मेन देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी इसी पे मिले। इसके बाद जो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट मूवमेंट है अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 या मोंटेगो डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो इंडियन पीपल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब देखिए क्या ये किसके कारण हुआ? ये जो ऊपर लखनऊ पैक्ट यानी कि जो यूनिटी की दिखाई, एक यूनिटी की स्ट्रेंथ दिखाई थी ऊपर, तो इसके कारण ये चीज़ जो ये कंट्रोल था इंडियन गवर्नमेंट का, इसका कंट्रोल इंडियन पीपल के हाथों में गया। ये रिजल्ट ही इसका था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो लखनऊ पैक्ट में आपको देखने को मिला। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के मोमेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज की पढ़ी। साथ में आईएनसी की स्थापना, आईएनसी के डिफरेंट जो सेशंस हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम दी गांधीयन एरा, यानी कि जब 1914 में जब ये
गांधी जी भारत आते हैं उसके बाद से लेकर 1947 तक जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स चली हैं हम सब की सबको डिस्कस करेंगे और ये पार्ट हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद मैं आपको एक दो MCQs वीडियोस प्रोवाइड करूँगा ताकि आपका इनके इस टॉपिक के रिलेटेड कंसेप्ट जिसमें इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये तीनों टॉपिक आपके एक ही बार में आपको पूरे समझ आ जाएं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे मैंने आपको पहले 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, अब आपको मुझे इस पर क्विज़ प्रोवाइड करना है। ओके, मैं आपको जल्दी क्विज़ प्रोवाइड कर दूंगा, कल के बाद आपको क्विज़ मिल जाएंगे इस पर। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के लास्ट पार्ट के साथ।